नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई के मरीन ड्राइव से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं किसानों के ट्रैक्टर मार्च की खबर के साथ। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 43वें दिन भी जारी रहा और इस दिन किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाली। आपको बता दें कि कल यानी कि 8 जनवरी को 8वें दौर की बैठक किसान नेताओं और सरकार के बीच में होनी है और अगर इस दिन बात नहीं बनती है, किसानों की मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो किसानों का कहना है कि वो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 54 साल की किसान कुलबीर कौर भी अपना ट्रैक्टर लेकर निकल पड़ी हैं। कुलबीर कौर खुद पटियाला में खेती करती हैं क्योंकि पति और बेटे दोनों की ही मौत हो चुकी है। कुलबीर कौर कहती हैं इस पूरे किसान आंदोलन ने उन्हें जीने का मकसद दे दिया है। हम लंगर बनाते हैं, सुबह सब्जी काटते हैं, फिर प्रसादे भी नाल बनवाते हैं। जितनी सेवा होती है कर ही दी है, बाकी सब रल मिल के कर रहे हैं। आपके घर पे अब कौन कौन है? अब कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। बेटी की शादी हुई है, बेटी है उसकी शादी करती हूँ। अकेले खेती करते हैं? अकेले करते हैं। जिस ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार गाड़ियां चलती थीं, उन पर सिर्फ किसानों के ट्रैक्टर ही नजर आ रहे थे। यहाँ पर 100 या 100 से ऊपर की रफ्तार में गाड़ियां भागती हैं, लेकिन आज वहां पर वो लग्जरी गाड़ियां नहीं दिखाई दे रही हैं क्योंकि यहाँ पर किसान अपना ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से भी किसान पलवल तक ट्रैक्टरों पर भारत का झंडा लगाकर मार्च करते नजर आए। आज जो है आप जो विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जमीन खोसने का इरादा है इस मोदी सरकार का। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चलेगी। लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये जो नए कृषि कानून जो है ये किसानों को फायदे के लिए है। यह झूठी सरकार है, हमें इसका विश्वास ही नहीं। क्या पता कितने वादे कर ले, पहली सरकार में भी कर ले रही, अब की सरकार में भी ना कर लिए। सरकार 2 योजना था, दूसरी योजना है इसकी, कौन काम ढंग का करा इसने। किसान नेताओं का कहना है कि ये ट्रैक्टर मार्च उन्होंने सरकार को चेतावनी देने के लिए निकाला है। 26 तारीख की जो परेड होगी तो एक रिहर्सल होगा उसका कि परेड कैसे जाएंगे, कैसे लाइन में जाना है। तो क्या राजपथ पर इस बार जो है वो टैंक नहीं दिखेगा, सैनिक नहीं दिखेंगे, किसानों का ट्रैक्टर दिखेगा इस बार? नहीं, वे भी चलेंगे, तो इकट्ठे चलेंगे सब। इस परेड की यही तो खासियत होगी कि इसमें टैंक और ट्रैक्टर इकट्ठा चलेगा। शुक्रवार को किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की अहम बैठक होने वाली है। सरकार तीनों कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है, पर किसान तीनों कानून रद्द करने की मांग पर टिके हुए हैं। दिल्ली में सहयोगी राजीव रंजन, सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब में 5वीं क्लास से आगे के स्कूल खुल गए हैं। उपस्थिति हालांकि ज्यादा नजर नहीं आई। लुधियाना में कुछ माता पिता सरकार के फैसले से नाराज दिखे। कोविड-19 आने के 10 महीने बाद पंजाब में गुरुवार को स्कूल तो खुल गए, लेकिन उनमें हाजिरी कम ही रही। स्कूल वाले ये भी ठीक से समझ नहीं पाए कि महामारी के दौरान अभिभावकों की लिखित रजामंदी जरूरी है या नहीं। निशा जैसे सरकारी स्कूलों के छात्र खुश हैं कि अब उन्हें अपने गैजेट के सहारे ऑनलाइन क्लासें नहीं करनी पड़ेंगी, लेकिन निशा स्कूल अपने माँ बाप की रजामंदी की चिट्ठी के साथ नहीं आई है। ऑनलाइन क्लासेस पे समझ तो आता था, बट उतना ध्यान नहीं होता था। क्लासेस में अच्छे से समझाते टीचर्स, तो पढ़ने में भी ठीक रहेगा। हमारे पेरेंट्स भी बहुत तैयार थे, मतलब वो भी खुश थे कि स्कूल खुल रहे हैं। हालांकि शिक्षकों ने इस बात का ध्यान रखा कि शिक्षा विभाग के बनाए नियमों का पालन किया जाए। बहुतों को ये पता नहीं था कि लिखित रजामंदी जरूरी है या नहीं, क्योंकि इसकी अधिसूचना एक शाम पहले ही आई है। स्कूल तो जी हमारे अक्टूबर से ही खुले हैं, 9 से 12 तक, क्योंकि हमारा हाई स्कूल है। तो 9th और 10th के बच्चे तो ऑलरेडी अक्टूबर से आ ही रहे हैं, जिन बच्चों की हमारे पास कंसेंट लेटर है। सर अभी हम चेक करेंगे कि किन के पास हैं, जिनके पास नहीं है उनको हम आज तो रखेंगे, पर उनको समझाएंगे कि वो कल कंसेंट लेटर लेके आए, तभी हम उनको अलाउ करेंगे। हालांकि निजी स्कूलों ने स्कूल खोलने के फैसले का स्वागत किया, लेकिन उनका ये भी मानना था कि ऐलान जल्दबाजी में किया गया। ਇਹ फैसला ऑल ऑफ अ सडन आने कारण स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ नहीं ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 दिन घट तो घट लगते हैं। अब सबसे बड़ी चिंता अभिभावकों के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है कि वो बच्चों को कैसे ये मेंटेन करें, ये इंश्योर करें कि क्लासेस लगने के बाद या स्कूल आने के बाद वो फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन वगैरह पे भी ध्यान दें और आपस में
फिजिकल डिस्टेंस को भी मेंटेन कर सकें। मोहाली से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर कर्नाटक से। कोरोना काल में दोबारा स्कूल खुलने के बाद भले ही छात्र और शिक्षक बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि स्कूल बंद नहीं होंगे। ऐसे में अभिभावक चिंतित हैं। देखिए, चित्रदुर्गा के इस स्कूल को सैनिटाइजेशन के लिए बंद करना पड़ा क्योंकि यहाँ 6 शिक्षक कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। इसी तरह चिकमंगलुरु, बेलगावी, विजयपुरा और दूसरी जगहों पर तकरीबन 50 शिक्षक और 7 छात्र स्कूल खुलने के बाद संक्रमित पाए गए। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि स्कूल बंद नहीं होंगे। देसी स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में इन छात्रों का काफी नुकसान होता है। क्लासेस चलती रहेंगी। सरकार का कहना है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए क्लासों में आना जरूरी नहीं है, यानी जो नहीं आना चाहते वो ना आए। स्कूल को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक ज्यादातर शिक्षकों ने स्कूल खुलने से पहले कोरोना टेस्ट करवाया था, लेकिन रिपोर्ट देर से आई। डर की बात यही है कि वहाँ पे जहाँ पे हम धोते हैं, टॉयलेट्स वगैरह यूज करते हैं, तो वो सब कॉमन रहता है। तो डर लगता है कि भेजना है या नहीं भेजना है, हमें डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं हम। वैसे बेंगलुरु को छोड़ दे तो ग्रामीण इलाकों में हाजिरी 50% से ऊपर रही है। उत्तर कन्नड़ा और उडुपी जिलों में 80% से भी ज्यादा। कर्नाटक में पिछले 1.5-2 महीनों में कोरोना के मामले तेजी से कम हुए हैं। ऐसे में सरकार हालात ठीक करने की कोशिश में लगी है। वैक्सीन तैयार है। सरकार को लगता है कि ऐसे हालात में जोखिम उठाने में कोई हर्ज नहीं है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। लखनऊ में एक एमएलए की हत्या के गवाह को सरेआम गोली मारी गई। पुलिस का कहना है कि आजमगढ़ जेल में बंद एमएलए के कातिलों ने यह शूट आउट करवाया है, जिसमें 1 मिनट में 30 गोलियां मारी गई हैं। गवाह की मौत हो चुकी है, उनके साथी और एक डिलीवरी बॉय घायल है। हम जिस जगह पे खड़े हैं यही वो जगह है जहां पे अजीत सिंह की हत्या हुई है। सड़क के ऊपर पुलिस ने एक सर्किल बनाया था, लेकिन चूंकि लखनऊ की बहुत बिजी सड़क है ये, इतने लोग यहाँ तब से गुजर चुके हैं कि यह मिट गया है। अजीत सिंह जो हैं अपने साथी मोहर सिंह के साथ यहाँ पे एक उदय टावर है, किसी काम से यहाँ पे आए हुए थे। हत्यारों को ये पता था कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो उनका गाड़ी से उतरने का इंतज़ार कर रहे थे। वो जैसे ही यहाँ गाड़ी से उतरे हैं, 3 लोगों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायर किए। 1 मिनट के अंदर 30 राउंड फायर किए, जिससे ये समझा जा सकता है कि हर 2 सेकंड पे एक गोली चलाई गई। मोहर सिंह घायल हो गए हैं यहाँ पे और अजीत सिंह की मौत हो गई। रात करीब 8 बजे ताबड़तोड़ 30 राउंड फायर हुए, जिसमें अजीत सिंह मारे गए और उनका साथी मोहर सिंह घायल हो गया। घायल तो स्विगी का एक गरीब डिलीवरी बॉय भी हुआ। भीड़ भाड़ वाली जगह इतनी गोलियां चलने से अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी फुटेज में लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो जिनका नाम आ रहा है शूटर के रूप में, मारने के रूप में, वो भी इनके कभी साथी हुआ करते थे। तो ये लोग अपराध के जराइम की दुनिया के लोग हैं, जो कभी साथी रहे, कभी अलग हो गए, कभी दुश्मन बन गए, इस तरह का मामला। घटना की वजह 2013 में आजमगढ़ में एमएलए सर्वेश सिंह की हत्या है। उनकी हत्या से आजमगढ़ में हिंसा भड़क उठी थी। उनकी हत्या के आरोप में अखंड प्रताप सिंह और कुंटू सिंह आजमगढ़ जेल में बंद हैं। मारे गए अजीत सिंह उस हत्या में गवाह थे। पुलिस का कहना है कि इन दोनों ने ही जेल से अजीत सिंह की हत्या कराई है। इस घटना में शामिल सारे लोग हिस्ट्री शीटर हैं। हत्या के आरोपी कुंटू सिंह पे 60 केस, दूसरे आरोपी अखंड प्रताप सिंह पे 36 केस, मारे गए अजीत सिंह पे 19 केस और घायल मोहर सिंह पे 12 केस हैं। जो मृतक हैं वो एक हत्या के मामले में प्रमुख गवाह थे, बताया जा रहा है। उस गवाही से रोकने के लिए इनकी हत्या की गई है, कराई गई है। जिनको षड्यंत्रकारी लिखा गया है वो हत्या के अभियुक्त थे, जो कि आज जेल में हैं। उनके ही जो लोग हैं साथी, उनको शूटर बताया गया है। इससे नाराज सरकार ने आज आजमगढ़ में आरोपी कुंटू सिंह के घर पे बुलडोजर चला दिया। इसके लिए इलाके में बड़े पैमाने पे फोर्स तैनात की गई। एमएलए सर्वेश सिंह हत्याकांड के गवाह एमएलए के भाई संतोष सिंह भी हैं।
उन्हें आज सिक्योरिटी दी गई। उन्हें मेरे द्वारा गनर दिया गया है और सुरक्षा दी गई है पूरे परिवार को। और किसी सुरक्षा की आवश्यकता होगी और किसी और कनेक्टेड आदमी को सुरक्षा की व्यवस्था होगी तो उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। ये तो बड़ी बात है ही कि प्रदेश की राजधानी में सरेआम अपराधी इस जगह पे 1 मिनट में 30 गोलियां चला करके फरार हो गए, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि उसके आरोपी आजमगढ़ की जेल से अपना साम्राज्य चला रहे हैं। सारे अपराधियों की जेल शिफ्ट हो गई, लेकिन वो अभी तक वहीं बने हुए हैं। आजमगढ़ में रवि प्रकाश और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोविड हवा से भी फैलता है, इसकी चर्चा तो लंबे समय से जारी थी, लेकिन अब भारत में हुई स्टडी में इसके सबूत भी मिले हैं। CSIR के 2 लैब के द्वारा ये स्टडी की गई है। अस्पतालों, कोविड वार्ड और जिन घरों में कोविड मरीज क्वारंटीन किए गए हैं वहां से सैंपल लिए गए हैं और इसकी स्टडी से पता चला है कि हवा में घंटों कोरोना वायरस रहता है। अब तक माना जाता है कि कोरोना के वायरस हवा में नहीं होते, लेकिन सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी की स्टडी का नतीजा कुछ और है। इसके मुताबिक कोरोना वायरस हवा में घंटों रह सकता है। नई स्टडी में दावा हुआ है जिन कमरों में कोरोना वायरस मरीजों ने ज्यादा समय बिताया वहां वायरस हवा में 1 घंटे से अधिक समय तक पाया गया। मरीजों के बैठने के स्थानों से कुछ मीटर से अधिक दूरी पर भी वायरस हवा में मिला है। इस दावे की पुष्टि के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग अस्पतालों के 64 से ज्यादा सैंपल लिए थे। स्टडी के लिए शोधकर्ताओं ने एयर सैंपलर के जरिए हवा से सैंपल इकट्ठे किए थे। फिर बाद में इन कणों का RT-PCR के जरिए टेस्ट किया गया। We have carried out extensive measurement of virus presence in the air by air sampling in different environmental context of hospitals or हम लोगों ने अलग अलग अस्पताल, कोविड वार्ड और होम क्वारंटीन वाले कोविड मरीजों के घरों से नमूने लिए हैं। इस अध्ययन में ये पता चला है कि बंद जगहों पर वायरस लंबे समय तक हवा में रह सकता है। इसलिए अगर कोई ऐसी बंद जगह में है या गया है जहां वायरस हवा में हो सकता है तो मास्क की अहमियत बढ़ जाती है। कोविड मरीजों के होम क्वारंटीन के दौरान भी मास्क बेहद ज़रूरी है। हमारी स्टडी ये साफ करती है कि संक्रमण से और हवा में मौजूद वायरस से बचाने के लिए मास्क बेहद कारगर साबित हुआ है। Wearing the mask even during when you visit the toilet to keep safe tells us that not only this policy of demarcation of COVID and non-COVID wards in the hospital was a very good. ये स्टडी बताती है कि न सिर्फ कोविड नॉन कोविड वार्ड को अलग अलग करना संक्रमण रोकने के लिए बेहद सही रणनीति है, बल्कि ये स्टडी ये भी बताती है कि वेंटिलेटेड रूम में रहना ज़्यादा सुरक्षित है और मास्क का इस्तेमाल संक्रमण रोकने के लिए बेहद अहम रोल प्ले कर रहा है। And the use of masks was found to be very effective. स्टडी में ये भी कहा गया है कि जब तक कमरे में AC के जरिए हवा का बहाव ना हो, बगैर लक्षण वाले मरीजों के बैठने वाली जगह से वायरस नहीं फैलता। तमाम डॉक्टर शुरुआत से ही क्वारंटीन में AC के इस्तेमाल को बंद करने पर जोर देते आए हैं। अगर आपके घर में ही कोई कोविड वाला पेशेंट हो तो उस इंसान को सबसे पहले तो जितना दूर हो सके बाकी सबसे दूर रहना चाहिए। सारे घर की खिड़कियां खोल के रखना चाहिए ताकि उसके मुंह से या उसके नाक से निकलती हुई ये जो बूंदें हैं, ये बूंदें दूसरों को लगे नहीं, दूसरों के नाक कान में जाए नहीं। उस इंसान वो अगर खुद इंसान मास्क पहन के रहता है घर में तो उससे और भी ज़्यादा वो संक्रमण दूसरे लोगों को नहीं लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 43.96% कोविड मरीज जहां अस्पतालों में हैं, तो वहीं इनसे ज्यादा 56.04% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे में नई स्टडी घरों में क्वारंटीन मरीजों के लिए समझनी बेहद जरूरी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और रोबोटिक डिसइंफेक्शन वाली पहली एयरलाइन बनी एयर इंडिया एक्सप्रेस। पूरी खबर दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। ऐसे में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुपवाड़ा में एक गर्भवती महिला को भारतीय सेना के जवानों ने मुश्किल परिस्थितियों में सही सलामत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी डिलीवरी हुई।
बर्फ जब घुटनों तक जमी हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को आने जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुपवाड़ा में एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। रास्ते बंद होने से वाहन के जरिए अस्पताल पहुंचना संभव नहीं था। इस बीच भारतीय जवानों ने 2 किलोमीटर पैदल चलकर महिला को कंधे पर लादकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्होंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद परिवार ने जवानों का शुक्रिया अदा किया। मैं वहाँ पी गेट पर गया और उन्होंने बहुत कदर की, वहाँ से पार्टी भेजी और हमारा मदद किया। नीचे वार्डर से, बना वार्डर से बराबर पूरा बैठा वार्डर तक, बाला तक हमारी ये डिलीवरी पेशेंट की पहुँचाया वहाँ तक। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत की ऐसी पहली एयरलाइन बन गई है जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर के हिस्से को रोबोटिक टेक्नोलॉजी के जरिए डिसइंफेक्ट और साफ करेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज इस यूवी रोबोटिक डिवाइस के जरिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने एयरक्राफ्ट को डिसइंफेक्ट किया। ये यूवीसी डिसइंफेक्शन सिस्टम दुनिया भर में बेहतरीन डिसइंफेक्शन के लिए जाना जाता है। इस टेक्नोलॉजी को NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ने टेस्ट कर मंजूरी दी है। और इसी के साथ सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।